जय हिंद सभी को। चैतन्य आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ला की क्लास में मैं सुनील कुमार पंद्रे आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। और हमारा जो विषय है अभी आईटी एक्ट, है ना, आईटी एक्ट 2000। तो इसको हम बहुत विधान के साथ देखेंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि आईटी एक्ट बहुत विशेष एक्ट है, बहुत विशेष नियम हो गया है, बहुत रुचिकर है। और ये हमें सिर्फ एक्ट के हिसाब से ही नहीं देखना है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है दिनचर्या में शामिल हो गया है। आईटी से हम लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमें अपडेट भी होना पड़ेगा, है ना। तो आईटी की हमें जानकारी भी होना चाहिए। तो जब किसी चीज का उपयोग बढ़ जाता है तो आपने देखे होंगे कि उसके दुष्परिणाम भी बढ़ते हैं, है ना। और स्थिति परिस्थिति वहां तक पहुंच जाती है कि उसके लिए जो है नियम बनाना पड़ा। तो आप सभी जानते हैं, मैं आप लोग को बता भी चुका था और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 17 अक्टूबर सन 2000 को आईटी एक्ट भारत में लागू कर दिया गया और ये संपूर्ण भारत में लागू है ना। इसमें 94, है ना, 94 धाराएं हैं और इसको 4 अनुसूचियों में बांटा गया है ना। और इसका अगर हम देखें संविधान में संख्यांक इसका 21 है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के हम इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे और इसको हम विधान से भी देखेंगे, है ना। सेक्शन वाइज भी हम इसको देखेंगे और आईटी एक्ट में क्या विधान अभी नए किए गए हैं, कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं और आपको बता दूं कि आईटी एक्ट, है ना, आईटी एक्ट 2000 में या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो संशोधन किया गया, विशेष संशोधन किया गया है सन 2008 में, है ना, सन 2008 में। जिसमें अगर आप देखेंगे धारा 66 थी, उसमें 66 ए से लेके 66 एफ तक धाराएं जोड़ दी गई। धारा 69 में 69 ए और 69 बी, है ना। इसी तरीके से काफी धाराओं को जोड़ा गया है, जो जो जरूरत पड़ती रही है तब तब इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो आईटी एक्ट को आप लोग बहुत विधान से देखें और 3 से 4 वीडियो आपको आईटी एक्ट की सीरीज में देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं इसकी, है ना, लेकिन विशेष बातें हम देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसको किस नाम से जानते हैं? अगर हम पूरे हिंदी में इसको बोला है, शुद्ध हिंदी में, तो इसको बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, है ना। इसकी धारा 66 के तहत क्या बोला गया है? अधिनियम की धारा 66 अनुच्छेद 19 एक ए के अनुसार क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नीतियों, सरकारी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, है ना। ये चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं हम। तो इसमें बोला गया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया। बात क्लियर हो रही है आप लोग को? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66 ए के तहत लगाए गए आरोपों पर लागू होगा और किसी मामले में अन्य अपराधों पर लागू नहीं होगा। क्लियर है? क्या बोला गया है? न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश केवल धारा 66 ए के तहत लगाए गए आरोप पर लागू होगा और किसी मामले में अन्य अपराधों पर लागू नहीं होगा, है ना। तो इसकी जो विशेष बातें बोली गई है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन आया इसमें हमें, और सभी राज्यों के पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए के तहत, है ना, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया गया। क्लियर है? तो एक पॉइंट हमें विशेष तौर से यहाँ पे क्लियर हो गया। अगली बात हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है और इसका हम परिचय देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए ने किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया। यहाँ पे बातें आपको क्लियर हो रही है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए ने किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया है। इस प्रावधान ने किसी व्यक्ति के लिए ऐसी जानकारी भेजना दंडनीय बना दिया जिसे वे निषेध मानते हैं। आपत्तिजनक चीजें आप लोग समझ रहे हैं ना, आपत्तिजनक चीजें होती क्या हैं, और इन चीजों का उपयोग करके है ना, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके एक दूसरे को ऐसी जानकारी भेजना, ये क्या है, दंडनीय अपराध है। या फिर ऐसी जानकारी भेजना दंडनीय अपराध बना दिया जिससे वे निषेध मानते हैं। क्लियर हुई बातें? हम परिचय देख रहे हैं इसका, है ना, इस अधिनियम का। सोशल मीडिया संदेश असामाजिक या बेहद आक्रामक होने पर, सोशल मीडिया संदेश असामाजिक या बेहद आक्रामक होने पर धारा 66 ए के तहत 3 साल की कैद निर्धारित की गई है। क्लियर है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप लोग सभी देख रहे होंगे। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है ना, काफी सारा है, लिंक्डइन है। सोशल मीडिया संदेश आपत्तिजनक या बेहद आक्रामक होने पर धारा 66 ए के तहत 3 साल की कैद निर्धारित की गई है। ईमेल भेजने के क्रम में असुविधा होने या प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने और यहां तक कि संदेश की उत्पत्ति में फेरबदल को भी इस धारा के तहत दंडनीय माना गया है। बात क्लियर हो रही है? ईमेल भेजने के क्रम में असुविधा होने पर या प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने और यहां तक कि संदेश की उत्पत्ति में फेरबदल को भी इस धारा के तहत दंडनीय माना गया है ना। ये जो आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, है ना, इसको हम किस नाम से जानेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से इसको जानते हैं। इसमें हमने क्या विशेष बात देखी है? कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना दंडनीय अपराध बना दिया गया है, या वे जानकारी भेजना जो निषेध की गई है ना, जिसे वे निषेध मानते हैं, वो क्या है, दंडनीय अपराध है। और सोशल मीडिया संदेश में असामाजिक या बेहद आक्रामक वस्तुओं को प्रचारित करने पर 3 साल के लिए दंड का प्रावधान कर दिया गया है, कैद का, है ना। ईमेल भेजने के क्रम में असुविधा होने पर या प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने और यहां तक कि संदेश की उत्पत्ति में फेरबदल करने पर भी इस धारा के तहत दंडनीय माना गया है। आगे हम देखते हैं, न्यायालय ने वर्ष 2015 में, है ना, न्यायालय ने वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत, यहां पे आप लोग विशेष तौर से इस बात को ध्यान देना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था। क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 19(1) ए के तहत प्रदत्त जो शक्तियां प्रदान की गई है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसमें कहा गया कि ऑनलाइन मध्यस्थ केवल न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण से आदेश प्राप्त करने पर प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगे। क्लियर है? अगर कोई ऐसा भाषण अपलोड कर दिया गया है सोशल मीडिया पर, है ना, और अगर न्यायालय उसे बोलता है, आदेश करता है कि आप इसे हटा दीजिए, तो फिर वहां पे उसको हटाना पड़ेगा। न्यायालय आदेश करता है कोई भाषण की अभिव्यक्ति को हटाने के लिए मीडिया से, तो उसको फिर आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगे। ये चीजें हमें यहां तक क्लियर हो गई। हमने दूसरा पॉइंट देखा इसका। अगला हम पॉइंट देखते हैं, विशेष तौर पे क्या बोला गया है, धारा 66 ए से संबंधित मुद्दे। आप लोग आईटी एक्ट में विशेष बात याद रखना, धारा 66 ए का बहुत ज्यादा वर्णन इसमें हुआ है ना। धारा 66 ए, धारा 66 ए। अब मुद्दे क्या है? अपरिभाषित कार्यों के आधार पर, अपरिभाषित कार्यों के आधार पर धारा 66 ए की कमजोरी इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्यों को अपराध का आधार बनाया गया। आप लोग बात को समझें, क्या बोला जा रहा है? धारा 66 ए की कमजोरी इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्यों को अपराध का आधार बनाया गया। क्लियर है?
और आगे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान। अपराध का आधार बनाया गया है, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान। इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंसल्ट, ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है के अपवादों की श्रेणी में नहीं आते। क्या बात बोली गई है, धारा 66A की कमजोरी इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्यों को अपराध का आधार बनाया गया था, जैसे कि असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंसल्ट। ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है के अपवादों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है, कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं। क्या बोला गया है, कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया था कि धारा 66A में समान उद्देश्य वाले कानून के अन्य वर्गों के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं थे, जैसे कि कार्रवाई करने से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता, स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से अपने राजनीतिक प्रमुखों व्यक्तियों की इच्छा के इतर कार्य कर सकते हैं। क्या पॉइंट है ये, कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया था कि धारा 66A में सामान्य उद्देश्य वाले कानून के अन्य वर्गों की तहत तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं थे, जैसे कि कार्रवाई करने से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करनी आवश्यकता हो, या फिर स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से अपने राजनीतिक प्रमुखों व्यक्तियों की इच्छा के इतर कार्य कर सकते हैं। क्लियर है, आगे और कुछ विशेष टॉपिक है इसके, हम उनको देख लेते हैं। और क्या बोला जा रहा है इसमें, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, है ना, विशेष पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध। धारा 66A कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता, है ना, भाषण की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दोनों के विपरीत थी। धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार दोनों के विपरीत थी। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदान किए गए भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदान किए गए भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है ना। सूचना के अधिकार की बात हो रही है आरटीआई। आगे की राह क्या है इसमें वो भी हम देख लेते हैं। एक ऐसी प्रणाली से आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है, एक ऐसी प्रणाली से आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है जहां न्यायिक निर्णयों के बारे में संचार ईमानदार अधिकारियों की पहल द्वारा हो। एक ऐसी प्रणाली से आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है जहां न्यायिक निर्णयों के बारे में संचार ईमानदार अधिकारियों की पहल द्वारा हो, एक ऐसे तरीके से जो मानवीय त्रुटि पर निर्भर ना हो, है ना, एक ऐसे तरीके से जो मानवीय त्रुटि पर निर्भर ना हो। तात्कालिकता को अतिरंजित नहीं किया जा सकता, है ना। आगे बोला गया है असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे की बर्बादी है। ये तो बहुत सही बात है भाई। क्या बोला जा रहा है, असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे की बर्बादी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इस बुनियादी दोष को दूर नहीं किया जाता तब तक कुछ व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रहेंगे। वे अपनी गरीबी और अज्ञानता एवं अपने अधिकारों की मांग करने में असमर्थता के अलावा किसी अन्य कारण से कानून विहीन गिरफ्तारी तथा नजरबंदी का अपमान सहेंगे। बहुत खास बात बोली जा रही है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे की बर्बादी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इस बुनियादी दोष को दूर नहीं किया जाता तब तक कुछ व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रहेंगे। वे अपनी गरीबी और अज्ञानता एवं अपने अधिकारों की मांग करने में असमर्थता के अलावा किसी अन्य कारण से कानून विहीन गिरफ्तारी तथा नजरबंदी का अपमान सहेंगे, है ना। और आगे देख लेते हैं इसको हम, आगे इन्होंने क्या खास बात बताई है इसमें।
तो यहाँ तक कि हमने इसको विशेष तौर की जो इसकी बारीकियां थी या क्या सुधार होने चाहिए या क्या चीजें लागू होना चाहिए हमने टॉपिक पढ़ा है ना। अब हम जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे या इसकी जो विशेष जानकारियां हैं, है ना, इसकी जो विशेष जानकारियां हैं उनको हम देख लेते हैं। क्लियर है? आईटी एक्ट 2000 में कितनी धाराएं हैं? ठीक है, सूचना तकनीकी कानून 2000, है ना, ये क्या है, 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। देखें इसकी विशेष बात, आप लोग ये बात विशेष तौर से याद रखें। कब आया ये सूचना तकनीकी कानून जो है ना, ये कब आया है? एक सेकेंड, ठीक है भाई। क्या बोला जा रहा है इसको? सूचना तकनीकी कानून 2000 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसमें 13, इसको जो है 13 अध्यायों में विभक्त किया गया और इसमें कुल 94 धाराएं हैं, है ना, 94 सेक्शन है इसमें और 13 चैप्टर से। बात करें अस्तित्व में कब आया तो 17 अक्टूबर 2000, ठीक है, तब से इसको लागू कर दिया गया। सूचना तकनीकी कानून 2000 के नाम से हम इसको जानते हैं और 17 अक्टूबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। इसमें 13 अध्याय, इसको जो है 13 अध्याय में विभक्त किया गया है और इसमें 94 धाराएं हैं। तो ये विशेष बात आप लोग याद रखेंगे। आईटी एक्ट 2000 में कितनी धाराएं हैं, क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप लोग याद रखेंगे 94 इसमें धाराएं हैं। बात की जाए कि कितने यूनिट है, कितने चैप्टर, कितने अध्याय, तो 13 इसमें अध्याय हैं। किस नाम से इसको जानते हैं? इसका संक्षिप्त नाम क्या है? सूचना तकनीकी कानून 2000, है ना, सूचना तकनीक कानून 2000 या सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के नाम से इसको जानते हैं। 17 अक्टूबर 2000 को यह अस्तित्व में आया है। आगे एक विशेष क्वेश्चन और हम इसमें देख रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रमुख विशेषताएं, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रमुख विशेषताएं। आप लोग याद रखेंगे जो बातें हम देखते जा रहे हैं क्वेश्चन में, 94 धाराएं हैं, 13 इसमें अध्याय हैं और 17 अक्टूबर 2000 से ये क्या है, अस्तित्व में आया है ना। आगे हम देख रहे हैं इसकी विशेषताएं। आईटी अधिनियम 2000 की विशेषताएं क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से बनाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य थे, है ना, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से बनाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य थे। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। क्या बोला जा रहा है? सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य होंगे, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। क्लियर है? ये उपाय यहाँ पे किए गए हैं, ये बात यहाँ पे विशेषता के तौर पे क्लियर हो गई। क्या क्या बातें बोली गई? सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानूनी रूप से मान्य होंगे, डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं। क्लियर है? अब हम इसमें आगे देखते हैं आगे क्या बातें बोली गई है इसमें। आईटी एक्ट की सजा क्या है, पनिशमेंट क्या है ना। आईटी एक्ट की सजा क्या है? सजा पहले अपराध पर 5 साल की जेल और या फिर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और दूसरे अपराध पर 7 साल तक की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, है ना। अभी तक हमने बहुत सारे एक्ट पढ़े, क्लियर है, हमने काफी सारे एक्ट पढ़े जिसमें हमने देखा था कि काफी छोटे छोटे, है ना, काफी छोटे छोटे सजाएं हम देखते थे अब मतलब जुर्माना के तौर पे। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? पहले अपराध, आईटी एक्ट के तहत पहले अपराध पर 5 साल की जेल या तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और दूसरा अपराध किया जाता है तो वहां पे क्या है, 7 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। क्लियर है? ये इसमें सजा का प्रावधान किया गया है आईटी एक्ट के तहत। आगे हम देख रहे हैं जो कोई धारा 66B, है ना, अभी तक हमने 66A के तहत देखे थे, अब यहाँ धारा 66B के तहत हम देख रहे हैं जो कोई भी धारा 66B आईटी एक्ट 2000, है ना, चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। क्या दंड बताया गया है? किसी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है
कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये विशेष बात आप लोग के लिए रहेगी, धारा 66B है ना। कई बार आप देखते हैं कि कंप्यूटर चोरी हो गया या मोबाइल चोरी हो गया और फिर लोग चोरी करने के बाद में उसका उपयोग करने लगते हैं, फिर गलत उपयोग करते हैं। अगर वो ऐसे पकड़े जाते हैं तो उसमें क्या प्रावधान दिया गया है, धारा 66B IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66B के तहत क्या बोला गया है, चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 66A के तहत सारे अपराधों के बारे में बताया गया जिसमें 3 साल तक की सजा है ना, 3 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान बताया गया। और इसमें आगे क्या बोला गया है, चुराए हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर आदि का उपयोग करके कोई धारण करता तो उस पर क्या है, उस पर 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 66B के तहत 2 धाराएं हमारी इसमें क्लियर हो गई, धारा 66A, धारा 66B। आगे देखते हैं। IT अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां है ना। IT एक्ट 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है ना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्लियर है। 17 अक्टूबर 2000 को प्रभाव में आया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 94 खंड है। कितने खंड है, 94 खंड या सेक्शन, जिनमें 13 अध्यायों में 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। बात अगर आपको आती है अनुसूचियों की तो आप क्या याद रखेंगे, 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है, 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। क्लियर है। और आगे हम क्या देख रहे हैं इसमें, आगे हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 ही चीजें होती है कंप्यूटर पे। हार्डवेयर मतलब भौतिक जो चीजें वस्तुएं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझते भी होंगे आप लोग। कंप्यूटर जो भौतिक रूप से कंप्यूटर होता है, माउस, कीबोर्ड है ना, CPU, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है उसके। और सॉफ्टवेयर जिसके तहत वो चलता है, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है, ये क्वेश्चन अगर कभी आपको आया। सॉफ्टवेयर चोरी, सॉफ्टवेयर चोरी में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, दोहराव, वितरण या बिक्री शामिल है। सॉफ्टवेयर पायरेसी को अक्सर सॉफ्ट लिफ्टिंग, जालसाजी, इंटरनेट चोरी, हार्ड डिस्क लोडिंग, OEM अनबंडलिंग के रूप में लेबल किया जाता है। क्या बोला जा रहा है, सॉफ्टवेयर चोरी के तहत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, दोहराव, वितरण या बिक्री शामिल है। सॉफ्टवेयर पायरेसी को अक्सर सॉफ्ट लिफ्टिंग, जालसाजी, इंटरनेट चोरी, हार्ड डिस्क लोडिंग, OEM अनबंडलिंग के रूप में लेबल किया जाता है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हुई सॉफ्टवेयर चोरी को लेके है ना। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। इसमें अगला टॉपिक क्या बोला जा रहा है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिनको हम रेडी कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, अगर बात हम करें, IT बोलते हैं ना इसको, IT, तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अगर हम हिंदी इंग्लिश में इसकी बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। अभी हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं इसको, हमें ना, तो सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। क्या बोला गया है, क्या अर्थ है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना का संग्रहण, सुरक्षा,
परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। क्लियर हुई यहां तक की बातें? आगे हम इसमें क्या देख रहे हैं, 3 सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण क्या है? पारंपरिक कंप्यूटर अनुप्रयोग जिसमें डेटा भंडारण और डेटा को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करने के लिए प्रोग्राम शामिल है। ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट के साथ साथ उन्हें चलाने के लिए कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर और सपोर्ट, और उपयोगकर्ता के पीसी और सॉफ्टवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण क्या क्या है? पारंपरिक कंप्यूटर, हम लोग घर में कंप्यूटर रखते हैं ना कई बार, किसके डेटा भंडारण, डेटा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करने के लिए प्रोग्राम शामिल है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट के साथ साथ उन्हें चलाने के लिए कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर और सपोर्ट। एमएस ऑफिस जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसको, है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड भी है, आपका एक्सेल भी है, आपका पावर पॉइंट भी होता है उसमें, है ना, आपका एक्रोबेट होता है उसमें, पीडीएफ वगैरह पढ़ने के लिए, है ना। और तीसरी बात क्या बोल रहा है, उपयोगकर्ता के पीसी और सॉफ्टवेयर, जो घरों में जो पीसी होते हैं, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं। ये 3 उदाहरण काय के लिए? सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण। ठीक है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या है, एग्जाम्पल है ये 3 तरीके के। आगे हम देखते हैं इसमें क्या विशेष बात बताई गई है। ये हमने कुछ खास चीजें क्या देख ली हमने इसके पहले तक के, कुछ क्वेश्चन हमने देखा, कुछ जानकारी देखा हमने इसकी, है ना। अब हम आईटी एक्ट 2000 को अब हम विधि विधान से देखते हैं। तो क्या बोला गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अधिनियम संख्या 21, इसको याद रखना आप, 2000 का अधिनियम संख्या 21 है। 9 जून 2000 को इसको पारित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान प्रदान द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है, और जिसमें सूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्विलित है, किए गए संभव व्यवहारों के विधिक मान्यता देने, सरकारी अधिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाने, और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का और संशोधन करने तथा उसमें संबंधित या उसके अनुशांसिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। क्लियर है? ये इसका मेन, इसका क्या है, प्रारूप है ये, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोले इंग्लिश में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्लियर है? संक्षिप्त नाम क्या है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, है ना। अगर ये देखा जाए तो इसकी अधिनियम संख्या 21 है और 9 जून सन 2000 को इसको पारित कर दिया गया है। और बाकी चीजें आपने देखे लिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान, सूचना साधनों जिन्हें समानता इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है, जिनमें सूचना के भंडारण, कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्निहित है ना। और आगे हमने क्या बात देखी है इसमें, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का संशोधन करने तथा उसमें संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम को बनाया गया है। क्लियर है? यहां से हम विधान से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आईटी एक्ट, है ना, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें 94 धाराएं हम देखेंगे, 94 जो धाराएं उनको हम इसमें देखेंगे, उसको हम देखते चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तारीख 30 जनवरी 1997 के संकल्प ARES 51/162 द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधी आधार विधि को अंगीकार कर लिया। क्या बात बताई जा रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जनवरी 1997 के संकल्प AIES 51/162
द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधी आदर्श विधि को अंगीकार कर लिया। उक्त संकल्प में उन बातों के साथ यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्य जब वे अपनी विधियों का अधिनियमन या पुनरीक्षण करें, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों को, अनुकल्पों को लागू होने वाली विधि की एक रूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त आदर्श विधि पर अनुकूल ध्यान दें। उक्त संकल्प को प्रभावी करना और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा सरकारी सेवाएं दक्षता पूर्वक देने का संवर्धन करना आवश्यक समझा गया है। भारत गणराज्य के 91 वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। देख लेते हैं क्या अधिनियमित हुआ भाई इसमें। क्या है इसका प्रारंभिक संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, या हिंदी में हम बोले तो अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, इसके सिवा या किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या उसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है। यह उस तारीख से को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। और किसी ऐसे उपबंधों में इस अधिनियम के प्रारंभ की प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ की प्रति निर्देश है। अब मैं बात करूं कि प्रभाव में कब आया है ना। प्रभाव में कब आया तो हमने पढ़ा है 17 अक्टूबर सन 2000 है ना। 17 अक्टूबर सन 2000 से ये प्रभाव में आ चुका है भारत में, और 9 जून 2000 को इसको पारित कर दिया गया था। क्लियर है। संक्षिप्त नाम हम सभी जान रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से इसको जान रहे हैं हम। इस अधिनियम की कोई बात पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संवैवारों को लागू नहीं होंगे, परंतु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची का उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकेगी। उपधारा 4 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। क्लियर है। इस एक्ट की खास बात हम क्या देखे हमने। संक्षिप्त नाम इसका है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें 13 चैप्टर्स हैं, है ना। 13 अध्याय हैं इसमें 94 सेक्शंस है, मतलब 94 धाराएं हैं। ये संख्यांक है ना। संख्यांक क्या है इसकी संख्यांक जो है 21 इसकी संख्यांक है, और इसमें 4 अनुसूची है। 4 अनुसूचियों में इसको विभाजित किया गया है। 4 अनुसूचियों में इसको विभाजित किया गया है। 9 जून 2000 को ये पारित हुआ है, और 17 अक्टूबर है ना, 17 अक्टूबर सन 2000 से ये प्रभावी हो गया है। हम बात करें इसके विस्तार की तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। धारा 66A और धारा 66B ये दोनों को हमने पढ़ लिया है। धारा 66A के तहत क्या बोला गया है, 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान बताया गया है धारा 66A के तहत, है ना। कुछ अपवाद भी हमने पढ़ा था उसमें। और धारा 66B के तहत जो है पहली बार अपराध करने पे 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, और दूसरी बार के अपराध में क्या बोला गया है 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। जुर्माने की राशि इसमें काफी बड़ी है, ठीक है, IT एक्ट के तहत। तो हम इसको विधान से देख रहे हैं। तो जो धारा 1 है इसको हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं पूरी। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, है ना, परिभाषाएं दी गई हुई है। अभिगम इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजाती पदों से सहित अभिप्रेत है। कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, इसके तर्क संगत अंक गणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना, सूचना देना, है ना, ये क्या कहलाएगा, अभिगम। प्रेषिति क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रेषिति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आशायित है, किंतु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है, है ना। निर्णायक अधिकारी से धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है। जितने भी परिभाषाएं हैं इसकी,
इस एक्ट के तहत, तो वो धारा 2 में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाना, इसके व्यापारिक रूप भेदों और सजाती पदों सहित अभिप्रेत है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक द्वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना है। क्लियर है? हम इसमें परिभाषाएं देख रहे हैं धारा 2 के तहत। आईटी एक्ट 2000 की धारा 2 जो है सभी संबंधित चीजों की परिभाषाओं को परिभाषित करती है और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि संबंधित किसी विधि के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। जितने भी तरीके की परिभाषाएं हैं ये धारा 2 में हम देखेंगे। समुचित सरकार के लिए भी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, है ना। तो ये धारा 2 यहाँ पे क्लियर हो जाती है। जितने भी शब्द आएंगे इसके तहत जिनकी हमें परिभाषा की जरूरत पड़े, धारा 2 में क्या है, परिभाषाओं को दिया गया है। धारा 1 में क्या था, संक्षिप्त नाम विस्तार, है ना, संक्षिप्त नाम और विस्तार और उसका वर्णन था। धारा 2 में परिभाषा है, धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार, है ना। और अब हम अगली धाराएं इसकी देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठा लिया है। साइबर क्राइम क्या है ना, साइबर क्राइम क्या है। भाग 3, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध घोषित किए गए कार्य। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, साइबर क्राइम। और आप लोग सारे जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस वाले कार्य आप लोग भी करते हैं सारे। तो इसमें क्या बोला गया है, साइबर क्राइम बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे आप लोग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध घोषित किए गए कार्य। संक्षेप में यह अपराध निम्न है। अनाधिकृत पहुंच, है ना, अनाधिकृत पहुंच, ये धारा 43 उसको परिभाषित करती है। यह खंड बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और उसे असुरक्षित करता है और यह कार्य उसके द्वारा कंप्यूटर के मालिक या उसके प्रभारी व्यक्ति की अनुमति के बिना किया जाता है, तब पीड़ित व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बहुत बड़ी बात बोली गई। धारा 43, सेक्शन 43, अनाधिकृत पहुंच। यह खंड बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और उसे असुरक्षित करता है और यह कार्य उसके द्वारा कंप्यूटर के मालिक या उसके प्रभारी व्यक्ति की अनुमति के बिना किया जाता है, तब पीड़ित व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। क्लियर है? उत्तरदायी होगा, है ना। धारा 43। तो साइबर क्राइम को हमने यहां पर समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आईटी एक्ट की धारा 2(1)(a) में परिभाषित, है ना, आईटी एक्ट की धारा 2(1)(a) में परिभाषित एक्सेस शब्द का अर्थ है, एक्सेस बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक्सेस करना, एक्सेस किया। एक्सेस शब्द का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के तार्किक, अंकगणितीय या मौद्रिक कार्य संसाधनों में प्रवेश प्राप्त करना, निर्देश देना या संचार करना। आईटी एक्ट की धारा 21(a) में परिभाषित एक्सेस शब्द का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के तार्किक, अंकगणितीय या मौद्रिक कार्य संसाधनों में प्रवेश प्राप्त करना, निर्देश देना या संचार करना। निम्नलिखित कृत्यों को शब्द के दायरे में लाने के लिए माना गया है अधिनियम द्वारा परिकल्पित पहुंच, है ना, अधिनियम द्वारा परिकल्पित पहुंच। एक कंप्यूटर पर गैर कानूनी रूप से स्विच करना, कंप्यूटर पर स्थापित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करना, एक फ्लॉपी डिस्क की सामग्री को अवैध रूप से देखना, एक कंप्यूटर को अवैध रूप से बंद करना, अवैध रूप से कंप्यूटर प्रिंटआउट लेना, इंटरनेट पर लॉगिंग और कंप्यूटर को पिंग करना। अनाधिकृत पहुंच का अपराध तब पूरा होता है जब डेटा, डेटाबेस या जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड, कॉपी या अवैध रूप से निकाला जाता है। शब्द डाउनलोड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना के हस्तांतरण को दर्शाता है। शब्द डाउनलोड
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना के हस्तांतरण को दर्शाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सूचना रिटर्न आदि प्रस्तुत करने में विफलता। सूचना रिटर्न आदि प्रस्तुत करने में विफलता, धारा 44। इसके लिए क्या है? धारा 44। अभी हमने धारा 43 देखा था, धारा 43 देखा था हमने। अभी इसमें क्या है? सूचना रिटर्न आदि प्रस्तुत करने में विफलता, धारा 44। जहां किसी व्यक्ति को इस धारा या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत नियंत्रक या प्रमाण अधिकारी को कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, वह उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिए 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, और चूक के मामले में प्रतिदिन के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना जिसके दौरान ऐसी विफलता या चूक जारी रहती है। धारा 44 आईटी एक्ट सेक्शन 44, जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत नियंत्रक या प्रमाणाधिकारी को कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, वह उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिए 1.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, और चूक के मामले में प्रतिदिन 5,000 रुपए का जुर्माना जिसके दौरान ऐसी विफलता या चूक जारी रहती है। और अधिनियम की धारा 45 है ना, हमने धारा 43 देखा, धारा 44 देखा, धारा 45 क्या बोलती है? अधिनियम की धारा 45 अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। सेक्शन 45 दंड का प्रावधान करती है, जिसके लिए अधिनियम में विशेष रूप से कोई दंड प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार यह धारा अवशिष्ट दंड से संबंधित है और अधिनियम की कुछ धाराओं पर लागू होती है। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें अधिनियम में दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, तो उनके लिए धारा 45 के तहत दंड का प्रावधान किया जाता है। दंड का प्रावधान किया जाता है धारा 45 में। धारा 46 अधिनियम की धारा 46 उल्लंघनकर्ता को उसके मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद उस पर लगाए जाने वाले दंड के न्याय निर्णयन का प्रावधान करती है। धारा 40 में क्या बोला गया है? उल्लंघनकर्ता को उसके मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद, प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद उस पर लगाए जाने वाले दंड के न्याय निर्णयन का प्रावधान करती है। न्याय निर्णय अधिकारी के पास उन मामलों का न्याय निर्णय करने की शक्ति होगी जिनमें चोट या क्षति का दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। हालांकि जहां दावा या क्षति इस सीमा से अधिक है, न्याय निर्णय का अधिकार क्षेत्र सक्षम न्यायालय में निहित होगा। न्याय निर्णय का अधिकार क्षेत्र सक्षम न्यायालय में निहित होगा। 5 करोड़ तक की बात बोली जा रही है ना, जिनमें चोट या क्षति का दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। 5 करोड़ रुपए इतनी क्षति तक के लिए इस पे यहाँ पे क्षतिपूर्ति के लिए ये धारा जो है धारा 46 है ना, उल्लंघनकर्ता को उसके मामले में प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाएगा पहले, और उस पर लगाए जाने वाले दंड के न्याय निर्णय का प्रावधान करती है। न्याय निर्णयन अधिकारी के पास उन मामलों का न्याय निर्णय करने की शक्ति होगी जिनमें चोट या क्षति का दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। क्लियर है? हालांकि जहां दावा या क्षति इस अधिनियम से अधिक है, न्याय निर्णय का अधिकार क्षेत्र सक्षम न्यायालय में निहित होगा। क्लियर है? हैकिंग, हैकिंग बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ते होंगे। हैकिंग है ना, धारा 66 के तहत हैकिंग के आवश्यक तत्व क्या है देख लेते हैं हम। हैकिंग बहुत चीजें पढ़ते होंगे आपने। हैक कर लिया गया, किसी का फेसबुक आईडी हैक कर ली गई, किसी का मेल हैक कर लिया गया, किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया गया, किसी का कंप्यूटर नेटवर्क हैक कर लिया गया। हैकिंग क्या चीज है? हैकिंग, हैकिंग के आवश्यक तत्व हैकिंग के आवश्यक तत्व किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने का इरादा है ना।
हैकिंग के आवश्यक तत्व किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने का इरादा है, या इस बात का ज्ञान होना कि कंप्यूटर संसाधन दस्तावेज में रहने वाली जानकारी को छुपाने, नष्ट करने या बदलने से किसी भी व्यक्ति को नुकसान होगा। इस बात का ज्ञान होना कि कंप्यूटर संसाधन दस्तावेज में रहने वाली जानकारी को छुपाने, नष्ट करने या बदलने में किसी भी व्यक्ति को नुकसान होगा। इस धारा के तहत यह अपराध 3 साल तक के कारावास या 2 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडनीय है ना। जो भी कोई हैकिंग करता है उसके लिए क्या है, 3 साल तक का कारावास या फिर 2 लाख के जुर्माने, दोनों से भी दंडनीय हो सकता है। या तो किसी एक से छोड़ दिया जाएगा, या जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा, या तो फिर दोनों से भी दंडनीय किया जाएगा। धारा 66। अगर आपको क्वेश्चन आएगा हैकिंग के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार, तो आप लोग याद रखेंगे धारा 66। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 है ना, अधिनियम 2000 की धारा 66 हैकिंग के लिए का प्रावधान करती है, जिसमें क्या है 3 साल की सजा या फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय बनाती है। पहचान की चोरी हैकिंग का एक सामान्य रूप है। पहचान की चोरी हैकिंग का एक सामान्य रूप है जो तेजी से बढ़ता हुआ साइबर अपराध है। जो तेजी से बढ़ता हुआ साइबर अपराध है, जो तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी धोखाधड़ी को जारी रखने के लिए दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी को बिना उसकी जानकारी के विनियोजित करता है। कब होता है, कोई व्यक्ति किसी धोखाधड़ी को जारी रखने के लिए दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी को बिना उसकी जानकारी के विनियोजित करता है। क्लियर है। हैकिंग के लिए देखा हमने धारा 66 है ना, 66A देखा, 66B देखा, और हैकिंग के लिए धारा हमने 66 देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर स्रोत और दस्तावेजों से छेड़छाड़। कंप्यूटर स्रोत और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, इसके लिए क्या है, धारा 65, धारा 65। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ को धारा 65 के तहत दंडनीय बनाया गया है। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों कोड के संबंध में अपराधों को कानून द्वारा बनाए रखा जाना, जिसमें जानबूझकर या जानबूझकर क्या है, इसमें चीजें देख लेते हैं। छुपाना, नष्ट करना शामिल है। परिवर्तन करना, दूसरे को छुपाना, दूसरे को नष्ट करना। और 6वां पॉइंट क्या दिया है, दूसरे को कंप्यूटर सोर्स कोड बदलने के लिए प्रेरित करना। सरल शब्दों में धारा 65 के प्रावधानों के लिए छेड़छाड़ का अर्थ है छिपाना या गुप्त रखना। कंप्यूटर तो दस्तावेज को नष्ट करना, ध्वस्त करना या फिर कम करना या बदलना, है ना। तो ये काय में आएगा, ये आएगा आपका धारा 65 के तहत, कंप्यूटर तो दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना। क्लियर है। जानबूझकर छुपाना, कोड बदलना, छुपाना, नष्ट करना, परिवर्तन करना, दूसरे को छुपाना, ये सारे क्या है, ये सारे आपके आईटी एक्ट के तहत आते हैं, है ना। धारा 65, धारा 65, ठीक है, सेक्शन 65 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 65 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे हम इसमें देखते हैं, आगे का वर्णन है हमारा एक निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करना, है ना। एक निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करना, ये धारा 66E। अभी तक हमने देखा था धारा 66, धारा 66A, धारा 66B। अब हम देख रहे हैं धारा 66E, है ना, सेक्शन 66E। ये क्या बोलता है, इस धारा में कहा गया है जो कोई भी जानबूझकर या जानबूझकर किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में उसकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर, प्रकाशित या फिर प्रसारित करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या 2 लाख रुपए से अधिक के जुर्माना या फिर दोनों से भी उसको दंडित किया जाएगा, है ना। धारा 66E में क्या बोला है, जानबूझकर किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थिति में उसकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करना, है ना, मतलब छवि कैप्चर करना बोले तो क्या हो जाएगा, ये फोटो आदि खींचना, प्रकाशित करना या फिर प्रसारित करना। उसके लिए दंड क्या है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है अवधि,
और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा या फिर दोनों से भी उसे दंडित किया जाएगा। क्लियर है। आगे हम देख रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी गोपनीयता को सक्षम करने वाला कानून नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी गोपनीयता को सक्षम करने वाला कानून नहीं है, इसलिए निगरानी में गोपनीयता की चुनौतियों का इसमें पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सीसीटीवी कैमरों को नियंत्रित करने वाले कानून अधिक व्यापक होने चाहिए और यह केवल दृश्यता तक सीमित नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है? सीसीटीवी कैमरों को नियंत्रित करने वाले कानून अधिक व्यापक होने चाहिए और यह केवल देखने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 66 में धारा 66A से 66AF जोड़ी गई है ना। विशेष बात देखें आप, धारा 66 से लेके 66AF जोड़ी गई है। इसमें अधिनियम सजा निर्धारित करता है ना। इसमें अधिनियम सजा निर्धारित करता है अश्लील संदेश भेजने, पहचान की चोरी, धोखा देने जैसे अपराधों के लिए कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग कर प्रतिरूपण, इंटरनेट सुरक्षा का उल्लंघन शामिल है। क्या बात देख रहे हैं हम यहाँ पे? धारा 66 में धारा 66A से लेके धारा 66AF तक जोड़ी गई है। इसमें अधिनियम सजा निर्धारित करता है अश्लील संदेश भेजने, पहचान की चोरी, धोखा देने जैसे अपराधों के लिए कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग कर प्रतिरूपण, इंटरनेट सुरक्षा का उल्लंघन शामिल है। क्लियर है। तो धारा 66 बहुत विशेष धारा है इसकी। अभी तक हमने धारा 66, धारा 66A, धारा 66B और धारा 66E देखा है ना। आगे हम देखेंगे 66AF तक इसमें जोड़ा गया है ना। आगे हम उनका भी वर्णन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन धारा 67 है ना। सेक्शन 67, सेक्शन 67 क्या बोलता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन। इंटरनेट पर अश्लीलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय कार्य है। शब्द इस खंड के उद्देश्य के लिए प्रकाशित करने का अर्थ है आमतौर पर ज्ञात करना, औपचारिक रूप से प्रचार करना या सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए प्रतियां जारी करना। ये कुछ विशेष धाराएं हैं, धारा 66 और धारा 67 है ना। धारा 66 में क्या बोला गया है? धारा 66 में बोला गया है, धारा 66 में धारा 66A से लेके धारा 66AF तक की धाराओं को इसमें जोड़ा गया है और सभी में दंड का प्रावधान भी बताया गया है ना। अब जो अश्लील सूचना का प्रकाशन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन, ये धारा 67 के तहत है और इसमें क्या विशेष बात बोली गई है? इंटरनेट पर अश्लीलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय कार्य है। शब्द इस खंड के उद्देश्य के लिए प्रकाशित करने का अर्थ है आमतौर पर ज्ञात करना, आमतौर पर ज्ञात करना, औपचारिक रूप से प्रचार करना या सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए प्रतियां जारी करना। वेबसाइट पर अश्लील सामग्री का प्रसार एक अपराध है। वेबसाइट पर अश्लील सामग्री का प्रसार एक अपराध है जिसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है, जो 2 लाख रुपए तक या फिर दोनों के साथ हो सकता है, जो 2 लाख रुपए तक या फिर दोनों के साथ हो सकता है। मोतीलाल जी आपने लिखा है 66AF, हाँ 66AF तक जोड़ा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको है ना। 66AF तक जो धाराएं हैं इसमें जो अलग से जोड़ी गई हैं बाद में है ना, जो दंड का प्रावधान करती है। 66A बहुत विशेष धारा है अपने आप में। 66B है ना, 66E हम देख चुके हैं, उसके आगे F जो भी हम पढ़ेंगे इसको आगे। तो अभी हम धारा 67 देख रहे हैं। इंटरनेट पर अश्लीलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय कार्य है। शब्द इस खंड के उद्देश्य के लिए प्रकाशित करने का अर्थ है आमतौर पर ज्ञात करना, औपचारिक रूप से प्रचार करना या फिर सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए प्रतियां जारी करना। वेबसाइट पर अश्लील सामग्री का प्रसार एक अपराध है जिसमें 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है, जो 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के दोनों के साथ भी हो सकती है। पीडोफाइल, एक विशेष बात आप देखें यहाँ पे, पीडोफाइल। आयुष कुमार जी आपका जवाब है 66A, B, C, D, E, F अलग अलग धाराएं हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है सर आपकी। धारा 66A, 66B, 66C, D, E, F
है ना। ये जो है अलग अलग धाराएं जो पढ़ेंगे इनको भी हम, है ना। अभी जो हम विशेष टॉपिक देख रहे हैं उसके बाद में उनको भी पढ़ेंगे हम एक एक करके। अभी हम धारा 67 देख रहे हैं। पीडोफाइल आमतौर पर अश्लील सामग्री वितरित करके किशोरों को लुभाते हैं। पीडोफाइल आमतौर पर अश्लील सामग्री वितरित करके किशोरों को लुभाते हैं, फिर वे उनसे सेक्स के लिए मिलने की कोशिश करते हैं और यौन गतिविधियों में उनकी नग्न तस्वीरें लेते हैं और इस तरह उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और इसे ही उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर करते हैं, है ना। क्या बोला गया है? पीडोफाइल क्या चीज होती है? पीडोफाइल आमतौर पर अश्लील सामग्री वितरित करके किशोरों को लुभाते हैं। ऐसे कई मामले अभी देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, व्हाट्सएप में या फेसबुक में चल रहे हैं, जिसमें कई युवा उनके गिरफ्त में फंस चुके होते हैं। कईयों को वो उनसे कुछ ऐसे अश्लील चीजें करा के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कई मामले अभी छपे भी हैं और आते भी रहते हैं लगातार। तो इसको क्या बोला जाता है? पीडोफाइल। पीडोफाइल आमतौर पर अश्लील सामग्री वितरित करके किशोरों को लुभाते हैं, फिर वे उनसे सेक्स के लिए मिलने की कोशिश करते हैं और यौन गतिविधियों में उनकी नग्न तस्वीरें लेते हैं और इस तरह उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और इसे ही उन्हें यौन शोषण के लिए मजबूर करते हैं। क्लियर है? तो ये भी काय में आएगा? धारा 67 के तहत ही आएगा। अगली बात हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नियंत्रक के निर्देशों का पालन करने में विफलता। नियंत्रक के निर्देशों का पालन करने में विफलता, धारा 68। धारा 68। मोतीलाल जी, आपने पूछा है किशोर मीन्स, है ना। किशोर मीन्स अभी अपन ने एक जेजैक पढ़ा था, है ना, जिसमें किशोर शब्द हटा दिया गया है। अब उसकी परिभाषा बालक से की जाती है ना, बालक से की जाती है। और जो भी ये बालक बोले जाते हैं 18 साल के हैं, है ना, नाबालिग हैं, इनको बालक बोला जाता है। ये जो एज होती है ना, इस एज में लोगों को उतना भान नहीं होता है और ये लोग बहुत जल्दी कई बार गड़बड़ी कर जाते हैं। ठीक है, तो किशोर का जो मीनिंग है, हालांकि हम इसमें जो एक्ट पढ़ रहे हैं हम IT एक्ट में, इसमें किशोर बोला गया है, किशोर को हटा दिया गया है जेजे एक्ट के तहत। अब उनको बालक से परिभाषित किया जाता है ना, बालक। तो जिनकी वही एज जो है, हालांकि बालक जो है देखा जाए तो बच्चे को भी बालक ही बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं धारा 68। धारा 68, नियंत्रक या प्रमाणाधिकारी को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रेषित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट करने के लिए अधिकृत करता है। जब भी ऐसा करना समीचीन हो, इस तरह के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तथापि नियंत्रक या प्रमाणाधिकारी द्वारा पारित आदेश किया जाना चाहिए यदि IT के किसी भी प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक हो, है ना। नियंत्रक के निर्देशों का पालन करने में विफलता पर जो है धारा 68 लागू होती है और इसके तहत अपराध में क्या बोला गया है? विफल होने पर व्यक्ति को 3 साल की सजा या फिर 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है अगर नियंत्रक के निर्देशों का पालन करने में विफलता पाई जाती है तो। क्लियर है? अगली धारा है हमारी 69। किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अवरोधन या निगरानी या डिस्क्रिप्शन के निर्देश जारी करने की शक्ति। ये क्या है? धारा 69। नियंत्रक या प्रमाणाधिकारी या ऐसे प्राधिकरण का कोई कर्मचारी अधिकृत है किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रेषित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट करने के लिए जब भारत की संप्रभुता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए उकसाने को रोकने के लिए ऐसा करना समीचीन है ना। इसे हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? आगे भी इसे हम कंटिन्यू किए हैं। – 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में डाली गई नई धारा 69A, है ना,
सन 2008 में संशोधन हुआ अधिनियम में, उसके तहत डाली गई नई धारा 69A केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। हालांकि ऐसा करने के कारणों को उन्होंने लिखित रूप में दर्ज किया। मध्यस्थ जो इस धारा के तहत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सन 2008 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके तहत धारा 69A इसमें जोड़ी गई है ना, धारा 69A इसमें जोड़ी गई। उसके तहत क्या बोला गया है, केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। हालांकि ऐसा करने के कारणों को उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया है ना। मध्यस्थ जो कि धारा के तहत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास हो सकता है और इसे बढ़ाकर 7 साल तक किया जाता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 2008 के आईटी संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित की गई धारा 69B सरकार को साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह को अधिकृत करने का अधिकार देती है। और कौन सी धारा जोड़ी गई है इसमें, 69B, 69A जोड़ी गई, 69B जोड़ी गई। 69B में क्या बोला गया है, साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह को अधिकृत करने का अधिकार देती है। मध्यस्थ द्वारा इस प्रावधान के उल्लंघन की सजा 3 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। इस खंड में संदर्भित जानकारी ईमेल संदेशों पर लागू होगी। क्लियर है? अगली धारा हम देख रहे हैं, धारा 70, सेक्शन 70, प्रोटेक्टेड सिस्टम तक पहुंच। प्रोटेक्टेड सिस्टम तक पहुंच धारा 70 में निहित विशेष प्रावधान संरक्षित सिस्टम से संबंधित है। यह खंड प्रदान करता है कि उपयुक्त सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कभी भी घोषित कर सकती है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क एक संरक्षित प्रणाली होने के लिए कोई भी व्यक्ति जो पहुंच संरक्षित करता है या किसी संरक्षित तक पहुंच सुरक्षित करने का प्रयास करता है, इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के कारावास के साथ सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा, है ना, जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम तक पहुंच को परिभाषित करती है और क्या है, इसमें उल्लंघन करने पर क्या है, जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ना। उल्लंघन में किसी प्रकार के कारावास के साथ सजा 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। 2 नए खंड धारा 70A और 70B, इसमें भी 2 नए खंड जोड़े गए हैं। धारा 70A और धारा 70B को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। संशोधन अधिनियम 2008 जो एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, केंद्रीय सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास सहित सभी उपायों के लिए जिम्मेदार होगी। सरकार का कोई भी संगठन इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है। इस प्रकार नियुक्ति राष्ट्रीय नोडल एजेंसी को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रकृति दल या धारा 70B कहा जाएगा। इस प्रकार नियुक्ति राष्ट्रीय नोडल एजेंसी को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या फिर धारा 70B कहा जाएगा, है ना। धारा 70 क्या है, एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 70A एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो केंद्रीय सूचना और संरचना के संरक्षण से संबंधित अनुपालन और विकास सहित सभी उपायों के लिए जिम्मेदार होगी। वो क्या है, धारा 70A। और धारा 70B में क्या है,
राष्ट्रीय नोडल एजेंसी को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल या धारा 70 भी कहा जाएगा। गलत बयानी है ना, इसी के तहत क्या है, गलत बयानी को हम पढ़ रहे हैं धारा 71 सेक्शन 71 गलत बयानी। नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करते समय किसी भी गलत बयानी को अधिनियम की धारा 71 के तहत अपराध बनाया गया है। दोनों किसी भी भौतिक तत्व की गलत बयानी और या लाइसेंस या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नियंत्रक या प्रमाणन अधिकारी से किसी भी महत्वपूर्ण तत्व को छुपाना एक अपराध होगा, एक अपराध होगा। क्लियर है? लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय एक व्यक्ति को आईटी प्रमाण अधिकारी नियम के तहत नियम 10 के अनुसार आवश्यक फॉर्म भरना होता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के मामले में एक व्यक्ति को अपने बारे में पूरी जानकारी के साथ नियम 23 द्वारा निर्धारित फॉर्म भरना होगा। यदि उपरोक्त में से किसी भी जानकारी विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या छुपाया जाता है तो इस तरह के गलत बयानी के दोषी व्यक्ति को 2 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर है ना? वो कोई बात छुपाता है, गलत बयानी करता है तो उसको 2 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। धारा 71। अगली धारा हम देख रहे हैं धारा 72 गोपनीयता भंग करने के लिए दंड। धारा 72 में क्या है? गोपनीयता भंग करने के लिए दंड है। कोई भी व्यक्ति जो गलत तरीके से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर तथा पहुंच सुरक्षित करता है, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री आईटी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। हालांकि यह प्रावधान किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उसके ईमेल सेवा प्रदाता द्वारा वेबसाइट द्वारा प्रकट किए जाने पर लागू नहीं होगा। क्लियर है? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम द्वारा एक नई धारा 72A डाली गई है ना, जो संशोधन हुआ उसमें 72A डाली गई। कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण के लिए दंड प्रावधान करना और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने या प्रकटीकरण द्वारा गलत लाभ प्राप्त करने के इरादे से व्यक्तिगत जानकारी वाली किसी भी सामग्री तक पहुंच प्राप्त करना, यह अपराध कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो 5 लाख तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 72 ये जोड़ी गई है ना। इसमें क्या बोला गया है? कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में सूचना के प्रकटीकरण के लिए दंड प्रदान करना और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने या प्रकटीकरण द्वारा गलत लाभ प्राप्त करने के इरादे से व्यक्तिगत जानकारी वाली किसी भी सामग्री तक पहुंच प्राप्त करना या अपराध कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो 5 लाख तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 72A। क्लियर है? अगला हम देखते हैं इसमें कुछ विवरणों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का झूठ प्रकाशन, ये आएगा धारा 73। अधिनियम की धारा 73 के तहत दंडनीय साइबर अपराध में दंड 2 साल तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि ग्राहक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति से संबंधित प्रावधान आईटी अधिनियम की धारा 41 में निहित है, जबकि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के निलंबन से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 37 में निहित है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ग्राहक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति संबंधित प्रावधान जो है आईटी अधिनियम की धारा 41 में निहित है, जबकि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से निलंबन से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 37 में निहित है। आईटी अधिनियम के साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर रोक लगाता है। ठीक है, यहां ज्ञान की ए प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध प्रमाणीकरण प्राधिकारी ने इसे जारी नहीं किया, या बी प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध ग्राहक ने इसे स्वीकार नहीं किया है, या फिर सी प्रमाण पत्र निरस्त या निलंबित कर दिया गया है ना।
तो ये धारा 73, कुछ विवरणों में डिजिटल सूचना प्रमाण पत्र का झूठ प्रकाशन। क्लियर है। अगला हम यहाँ पे देख रहे हैं धारा 74, कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रकाशन। सेक्शन 74, यह धारा प्रदान करती है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र बनाता है या प्रकाशित करता है या अन्यथा उपलब्ध कराता है या जानबूझकर प्रकाशित करता है या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए उपलब्ध करता है, आईटी अधिनियम के तहत अपराध करता है और अपराधी को दंडित किया जा सकता है उस कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से। अपराधों का शमन समझौता धारा 77A आईटी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा मूल अधिनियम में नई धारा डाली गई। सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा अधिनियम के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग का प्रावधान करता है बशर्ते भी आजीवन कारावास या फिर 3 साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय ना हो। अपराधों के शमन के लिए जो है समझौता के लिए क्या है, धारा 70A है ना। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा मूल अधिनियम में नई धारा डाली गई। इसमें क्या बोला गया है, सक्षम क्षेत्राधिकारी की अदालत द्वारा अधिनियम के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग का प्रावधान करता है बशर्ते वे आजीवन कारावास या 3 साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडित ना हो। आज के लिए एक लास्ट टॉपिक हम देखते हैं। हालांकि अदालत किसी भी अपराध को कम नहीं करेगी जहां आरोपी अपनी पिछली सजा के कारण बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तरदायी है या आरोपों पर किसी सामाजिक आर्थिक अपराध के लिए आरोप लगाया गया है या फिर अपराध अवयस्क या महिला के विरुद्ध किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 साल की सजा वाले अपराध जमानती होंगे। धारा 77B 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में जोड़ा गया नया खंड उपबंध करता है कि अधिनियम के तहत 3 साल तक की सजा के अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे। धारा 77B है ना, धारा 77B जो इसमें जोड़ी गई है उसके तहत क्या बोल रहा है, अधिनियम के तहत 3 साल तक की सजा के अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे भले ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध इस मामले में भिन्न हो। क्लियर है। प्रारंभ में अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने की शक्ति एक पुलिस अधिकारी को अधिनियम की धारा 78 के तहत उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं थी, लेकिन इस धारा में आईटी एक्ट संशोधन 2008 के बाद अब यह शक्ति पुलिस निरीक्षक में भी निहित है। पहले क्या थी, पुलिस उपाधीक्षक है ना, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं थी, लेकिन अभी इसको जो है जो संशोधन किया गया उसमें जो इंस्पेक्टर है उसको भी ये शक्तियां दे दी गई है। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य 2000 ई कॉमर्स के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना था। कंप्यूटर का उपयोग करते समय कुछ चूक को अपराधों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा आईपीसी के कई धाराओं में किए गए संशोधनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता के साथ भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के तहत साइबर क्षेत्र पर असर डालने वाले कई अपराध भी दर्ज किए गए हैं, है ना, कई अपराध भी दर्ज किए गए हैं। तो आईटी एक्ट की आज की क्लास में हमने लगभग आप ये माने कि आधा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। इसमें हमने मोटा मोटी बात क्या देखी आईटी एक्ट में, ये जो है सन 2000 के नाम से हम इसको जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से इसका संक्षिप्त नाम है। हिंदी में हम इसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह संख्या 21 पर दर्ज किया गया है ना, संख्या 21 पर से दर्ज किया गया है और इसमें 13 चैप्टर है, 13 अध्याय है ना, 13 चैप्टर हैं। 94 इसमें मूल रूप से धाराएं हैं और जो इसमें संशोधन हुआ है 2008 में उसमें काफी कुछ धाराओं को और इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें हमने देखा कि 66A से लेकर F तक धाराएं जोड़ी गई है ना। उसमें हमने 69A 69B देखा, 70A 70B देखा। क्लियर है। काफी सारी धाराओं को इसमें और जोड़ा गया है, जब जब जरूरत पड़ी है इसमें जोड़ा गया है ना। साइबर क्राइम से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो इसी एक्ट के तहत आते हैं। एक खास बात हम देख रहे हैं धारा 78 के तहत जो पहले जो
अधिकार था कि इसकी जो जांच के लिए अधिकारी होते थे वो पुलिस उपाधीक्षक से नीचे का नहीं था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, जो संशोधन हुआ है उसके तहत अब जो निरीक्षक है, जो इंस्पेक्टर है, उसमें भी वो शक्तियां निहित कर दी गई है ना, वो अधिकार उनको दे दिए गए हैं। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी इसमें से आएंगे तो आप लोग को ध्यान में रहेंगे, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं। कई सारी उसमें हमने धाराओं में देखा, अधिकतर इसमें बड़े बड़े 5 करोड़ तक का हमने इसमें जुर्माना का प्रावधान देखे हैं हर्जाना देने के लिए, है ना। दावा 5 करोड़ तक का दावा किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है इसके तहत। और इसकी जो सजाएं हैं वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, है ना, 7 वर्ष तक बढ़ाई जाए, 10 वर्ष तक भी सजा है, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है इसमें। तो बाकी की जो क्लास है, अगली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये जो नोट्स हैं, नोट्स अभी आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। नोट्स अभी आपको पोर्टल में मिल जाएंगे, आप ये नोट्स निकाल सकते हैं और नोट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप लोग का जो एग्जाम की डेट पास आते जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को टाइम मिल रहा है ज़्यादा पढ़ने का। तो हमने पिछली भी जो क्लासें ली है वो भी आप लोग कंटिन्यू करें, रखें, ध्यान में रखें, और एक ऐसा वातावरण बनाएं कि जो भी क्वेश्चन आपको आए उनको आपको ध्यान रहे वो, और आप अच्छे से कर पाएं, है ना। कई बार क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको दिमाग भी लगाना होगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे अच्छा, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं पे समापन करते हैं। कल फिर इसी टाइम पे इसकी अगली क्लास होगी। ठीक है, जय हिंद।